नमस्कार। आज हम थोड़ी गहराई में उतरेंगे और समझेंगे कि भारत में राज्य सरकारें कैसे काम करती हैं। खास तौर पर राज्यपाल और राज्य विधानमंडल की भूमिका पर ध्यान देंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो भारतीय संविधान के भाग 6 के कुछ हिस्सों से ली गई है। देखिए, संवैधानिक भाषा कई बार थोड़ी मुश्किल लगती है, तो आज कोशिश रहेगी कि इन प्रावधानों को आसान हिस्सों में तोड़ें, समझें कि किसकी क्या शक्ति है, क्या भूमिका है और ये सब चलता कैसे है। कभी सोचा है कि कुछ राज्यों में दो सदन क्यों है, विधानसभा के अलावा विधान परिषद भी, या ये विधान परिषद बनती कैसे है? चलिए पता लगाते हैं। शुरुआत करते हैं राज्यपाल से, राज्य के प्रमुख। तो अनुच्छेद 153 कहता है हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। जी। और इनकी नियुक्ति प्रक्रिया मतलब अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा होती है। और कार्यकाल अनुच्छेद 156 वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। वैसे सामान्यतः 5 साल का मानते हैं, पर वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। और योग्यताएं क्या हैं? वो तो सीधी लगती हैं। हाँ, अनुच्छेद 157 में है भारत का नागरिक हो और 35 साल से ज्यादा उम्र हो। बस। लेकिन पद की शर्तें वो थोड़ी ज्यादा विस्तृत होंगी शायद। जी, अनुच्छेद 158 में है। जैसे वो संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर है तो पद संभालने से पहले छोड़ना होगा। कोई लाभ का पद भी नहीं रख सकते। और रहने वगैरह की व्यवस्था? हाँ, सरकारी आवास मिलता है बिना किराए के। और वेतन भत्ते वगैरह संसद तय करती है। और ये कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। ये जरूरी है उनकी स्वतंत्रता के लिए। एक बात और, कोई व्यक्ति एक से ज्यादा राज्य का राज्यपाल भी हो सकता है। अनुच्छेद 158 3A शायद। बिल्कुल, ऐसा हो सकता है। और तब उनके वेतन भत्ते कैसे बटेंगे राज्यों के बीच, ये राष्ट्रपति तय करते हैं। तो ये सिर्फ नाम के प्रमुख नहीं है। इनकी कार्यकारी शक्ति का क्या मतलब है? अनुच्छेद 154। मतलब राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में ही निहित है। वो इसे सीधे या अपने अधीन अधिकारियों के जरिए इस्तेमाल करते हैं। और ये शक्ति कहां तक जाती है? अनुच्छेद 162 कहता है कि ये शक्ति वहीं तक है जहां तक राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। शपथ का भी जिक्र है, अनुच्छेद 159। जी हाँ, पद ग्रहण करने से पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या अगर वो नहीं है तो सबसे सीनियर जज के सामने शपथ लेनी होती है। और हमने सुना है क्षमादान की शक्ति भी होती है, अनुच्छेद 161। हाँ, राज्य के कानूनों के तहत मिली सजा को वो माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। कुछ आकस्मिक काम भी हो सकते हैं जिनके लिए अनुच्छेद 160 में राष्ट्रपति व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये सब मंत्री परिषद के साथ मिलकर कैसे काम करता है, अनुच्छेद 163? हाँ, राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होती है जिसके मुखिया मुख्यमंत्री होते हैं। ज्यादातर काम उनकी सलाह पर ही होते हैं, पर कुछ मामलों में राज्यपाल अपने विवेक से भी काम कर सकते हैं। और मुख्यमंत्री का भी तो कुछ कर्तव्य होता होगा राज्यपाल को जानकारी देने का, अनुच्छेद 167। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य है कि वो प्रशासन और विधायी प्रस्तावों के बारे में लिए गए सभी फैसलों की जानकारी राज्यपाल को दें। और अगर राज्यपाल कोई जानकारी मांगे तो वो भी दें। चलिए, राज्यपाल की भूमिका तो काफी हद तक साफ हुई। अब आते हैं विधानमंडल पर, जो कानून बनाता है। यहाँ मामला थोड़ा और दिलचस्प हो जाता है ना? अनुच्छेद 168 विधानमंडल को परिभाषित करता है। जी, राज्यपाल और सदन या सदनों से मिलकर बनता है विधानमंडल। कुछ राज्यों में 2 सदन होते हैं, विधान परिषद और विधानसभा। इसे द्विसदनीय कहते हैं। कौन कौन से राज्य हैं ये? अभी हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। और बाकी राज्यों में? बाकी में सिर्फ एक सदन होता है, विधानसभा। उसे एक सदनीय कहते हैं। तो ये विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली ये कैसे बनती है? ये मुख्य सदन है। हाँ, ये प्राथमिक सदन है। अनुच्छेद 170 के अनुसार इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं, वयस्क मताधिकार के आधार पर। सीटों की संख्या 60 से 500 के बीच होती है, जनसंख्या के आधार पर। मतलब हर राज्य में अलग अलग संख्या होगी। जी हाँ, जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र बनते हैं और हर जनगणना के बाद सीटों का फिर से समायोजन होता है। और वो दूसरा सदन, विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल, वो कैसे बनती या खत्म होती है? अनुच्छेद 169। हाँ, ये दिलचस्प है। संसद कानून बनाकर किसी राज्य में विधान परिषद बना भी सकती है और खत्म भी कर सकती है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब उस राज्य की विधानसभा एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करे। विशेष बहुमत मतलब विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और साथ ही उपस्थित और वोट देने वालों का कम से कम 2/3 बहुमत। और ये संविधान संशोधन नहीं माना जाता। नहीं, यही खास बात है।
अनुच्छेद 368 के तहत ये संविधान संशोधन नहीं है। अच्छा, तो जिन राज्यों में ये परिषद है उसकी बनावट कैसी है? अनुच्छेद 171। इसके बनावट काफी मिलीजुली है। पहली बात, इसका आकार विधानसभा के 1/3 से ज्यादा नहीं हो सकता और कम से कम 40 सदस्य, और इसके सदस्य अलग अलग जगहों से आते हैं। कहाँ से? देखिए, करीब 1/3 सदस्य आते हैं स्थानीय निकायों से, जैसे नगरपालिका, जिला बोर्ड वगैरह। ठीक है। करीब 12वां हिस्सा आता है स्नातकों से, ग्रेजुएट से, जिन्हें राज्य में रहते हुए कम से कम 3 साल हो गए हों। फिर 12वां हिस्सा आता है शिक्षकों से, जिन्हें पढ़ाते हुए 3 साल से ज्यादा हो गए हों, कम से कम माध्यमिक स्तर पर। अच्छा, टीचर्स भी चुनते हैं? जी। फिर 1/3 सदस्य विधानसभा के सदस्य चुनते हैं, उन लोगों में से जो विधानसभा सदस्य नहीं हैं। और बाकी बचे लगभग 6ठा हिस्सा वो राज्यपाल मनोनीत करते हैं। ये लोग साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन या समाज सेवा में विशेष ज्ञान या अनुभव रखने वाले होते हैं। वाह, ये तो वाकई काफी मनोवे विवाह है। इसमें तो अलग अलग क्षेत्रों के लोग आ जाते हैं। जी, शायद यही सोच थी कि इसमें विशेषज्ञता और अनुभव आए। अब इनका कार्यकाल, विधानसभा का तो 5 साल होता है अगर पहले भंग न हो, अनुच्छेद 172। हाँ, विधानसभा 5 साल चलती है, चुनाव के बाद पहली बैठक से। लेकिन विधान परिषद वो स्थायी सदन है, राज्यसभा की तरह। बिल्कुल। ये कभी भंग नहीं होती। इसके सदस्य 6 साल के लिए चुने जाते हैं और हर 2 साल में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। सदस्यता के लिए योग्यताएं, अनुच्छेद 173। नागरिक होना तो जरूरी है ही, उम्र का फर्क है क्या? हाँ, उम्र का फर्क है। विधानसभा के लिए न्यूनतम आयु 25 साल और विधान परिषद के लिए? उसके लिए 30 साल। ठीक है, तो ये तो हुई बनावट और अवधि की बात। अब ये काम कैसे करते हैं? सत्र कौन बुलाता है? सत्र बुलाने, समन, सत्रावसान करने, प्रोरोग, और विधानसभा को भंग डिसॉल्व करने की शक्ति राज्यपाल के पास है, अनुच्छेद 174। और यह जरूरी है कि 2 सत्रों के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप ना हो। राज्यपाल का और क्या रोल है विधानमंडल की कार्यवाही में? क्या वो सदन में आते हैं? हाँ, अनुच्छेद 175 के तहत वो किसी भी सदन को या दोनों को एक साथ संबोधित कर सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। और अनुच्छेद 176 के तहत उनका एक विशेष अभिभाषण होता है। कब? चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत में। इसमें सरकार की नीतियां बताई जाती हैं। सदन की कार्यवाही चलाते कौन है? अध्यक्ष वगैरह? जी, विधानसभा में अध्यक्ष, स्पीकर और उपाध्यक्ष, डेप्यूटी स्पीकर होते हैं। सदस्य खुद चुनते हैं, अनुच्छेद 178। और विधान परिषद में सभापति, चेयरमैन और उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन, अनुच्छेद 182। इनके चुनाव, हटाने की प्रक्रिया, शक्तियां, ये सब अनुच्छेद 179 से 185 में दिया गया है। अच्छा, मंत्री और महाधिवक्ता भी बोल सकते हैं सदन में, भले ही सदस्य न हो, अनुच्छेद 177। हाँ, ये एक खास बात है। वो किसी भी सदन की कार्रवाई में बोल सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं, पर वोट सिर्फ उसी सदन में देंगे जिसके वो सदस्य हैं। और सदस्यों को शपथ लेनी होती है, अनुच्छेद 88। जी हाँ, पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने। फैसले कैसे होते हैं? वोटिंग से? हाँ, अनुच्छेद 189 के अनुसार उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से। और पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर या चेयरमैन सामान्यतः वोट नहीं देते। लेकिन अगर वोट बराबर हो जाए तो? तब उन्हें अपना निर्णायक मत यानी कास्टिंग वोट देने का अधिकार है। अब आते हैं मुख्य काम पर, कानून बनाना। विधेयक कैसे पास होते हैं? अनुच्छेद 196। कोई भी विधेयक, धन विधेयक को छोड़कर, किसी भी सदन में शुरू हो सकता है। उसे दोनों सदनों से पास होना होता है, फिर राज्यपाल की सहमति मिलती है, तब वो कानून बनता है। लेकिन आपने कहा था कि विधान परिषद की शक्तियां सीमित हैं, अनुच्छेद 197। साधारण विधेयकों पर भी? हाँ, यहीं पर अंतर आता है। अगर विधानसभा ने कोई बिल पास किया और परिषद ने उसे नामंजूर कर दिया या 3 महीने से ज्यादा रोक लिया या ऐसे संशोधन किए जो सभा को मंजूर नहीं, तो विधानसभा उस बिल को दोबारा पास करके भेज सकती है। अब परिषद उसे सिर्फ 1 महीने और रोक सकती है। अगर फिर भी पास न करे या नामंजूर कर दे तो बिल को दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है, उसी रूप में जिसमें विधानसभा ने दूसरी बार पास किया था। अच्छा, मतलब साधारण बिल पर भी आखिरकार विधानसभा की ही चलती है, परिषद सिर्फ देर कर सकती है। बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने की देरी, पहली बार में 3 महीने, दूसरी बार में 1 महीना, वो बिल को खत्म नहीं कर सकती।
ये तो साफ दिखाता है कि जनता द्वारा चुनी गई सभा ज्यादा शक्तिशाली है। जी हाँ। और धन विधेयकों का क्या? उनके लिए क्या खास प्रक्रिया है? अनुच्छेद 198, 199। धन विधेयक के मामले में तो परिषद की शक्ति लगभग ना के बराबर है। पहली बात, धन विधेयक सिर्फ विधानसभा में ही पेश हो सकता है, परिषद में नहीं। नहीं। और विधानसभा से पास होने के बाद जब वो परिषद में जाता है तो परिषद उसे सिर्फ 14 दिन रख सकती है। वो सुझाव दे सकती है, पर विधानसभा उन्हें मानने को बाध्य नहीं है। बस न करे तो भी उसे दोनों सदनों से पास मान दिया जाता है। और कोई बिल धन विधेयक है या नहीं, ये कौन तय करता है? विधानसभा का अध्यक्ष। उनका फैसला आखिरी होता है। ठीक है, बिल दोनों सदनों से पास हो गया। अब वो जाता है राज्यपाल के पास सहमति के लिए। अनुच्छेद 200। राज्यपाल सहमति दे सकते हैं या रोक सकते हैं, या बिल अगर धन विधेयक नहीं है को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। अगर लौटा दिया तो? अगर सदन उसे फिर से पास कर दें, चाहे बदलाव के साथ या बिना बदलाव के, तो राज्यपाल को सहमति देनी ही पड़ती है। एक और विकल्प भी है शायद, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, अनुच्छेद 201। जी हाँ, कुछ खास तरह के बिल जैसे जो हाईकोर्ट की शक्ति कम करते हों या राष्ट्रीय महत्व के हों, उन्हें राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। फिर अंतिम फैसला राष्ट्रपति का होता है। ओह, और ये बजट वगैरह की प्रक्रिया, अनुच्छेद 202 से 207। हाँ, वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट पेश करना, अनुदान मांगें, विनियोग विधेयक जिससे पैसा निकालने की मंजूरी मिलती है, इन सब की प्रक्रियाएं दी गई हैं। साथ ही सदन अपने नियम बना सकते हैं, अनुच्छेद 208, कौन सी भाषा इस्तेमाल होगी, अनुच्छेद 210, और अदालतों को सदन की कार्यवाही की जांच करने से रोका गया है, अनुच्छेद 212। एक आखिरी चीज, अगर विधानमंडल का सत्र न चल रहा हो और कानून की जरूरत पड़ जाए तो? उसके लिए है अनुच्छेद 213, राज्यपाल की अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। अगर राज्यपाल को लगे कि तुरंत कार्यवाही जरूरी है तो वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसका प्रभाव कानून जैसा ही होता है। लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं होता होगा? नहीं, जैसे ही विधानमंडल का सत्र शुरू होता है, अध्यादेश को उसके सामने रखना पड़ता है। अगर सदन उसे पास नहीं करते तो वो खत्म हो जाता है। तो कुल मिला के हमने समझा कि राज्यपाल कैसे राज्य के कार्यकारी प्रमुख हैं, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं और मंत्रिपरिषद के साथ काम करते हैं, और राज्य विधानमंडल कैसे बनता है, कभी एक सदन कभी दो, और उनके काम करने के खास नियम हैं। सही कहा। ये पूरा ढांचा असल में कार्यकारी शक्ति यानी राज्यपाल और मंत्रिपरिषद और विधायी शक्ति यानी विधानसभा और परिषद के बीच एक संतुलन बनाता है। कानून बनाने, पैसे खर्च करने, पद संभालने, सबके लिए साफ प्रक्रियाएं हैं। और विधान परिषद की वो जो मिलीजुली संरचना है जिसमें अलग अलग क्षेत्रों से लोग आते हैं, वो खास तौर पर ध्यान देने लायक है। वाकई उन अनुच्छेदों में कितना कुछ है। राज्य स्तर पर शासन कैसे चले, इसका पूरा खाका है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारे संविधान ने राज्य स्तर पर भी चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब नियंत्रण और संतुलन का ध्यान रखा है। चलिए इस बातचीत को एक विचार के साथ खत्म करते हैं। हमने देखा कि विधान परिषदों को बनाने या खत्म करने की खास प्रक्रिया है, अनुच्छेद 169, और उनकी संरचना भी काफी अनूठी है, अनुच्छेद 171। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में राज्य के शासन में इन दूसरे सदनों की असल भूमिका क्या है? क्या वे वाकई वो विशेषज्ञता और गहराई ला पा रहे हैं विधायी समीक्षा में, जैसा शायद संविधान निर्माताओं ने सोचा था? या फिर आज की राजनीति में उनकी अहमियत या असर कुछ और ही तरह से देखा जाता है? ये एक सवाल है जिस पर शायद और विचार किया जा सकता है।